करने जा रही। स्वतंत्र उड़ रही विहग सुवर्ण पंख खोल कर, स्वतंत्र बह रही नदी सुमेरु श्रृंग फोल कर, स्वतंत्र सौर्य चक्र की विराट वृत्त मेखला, स्वतंत्र सूर्य चंद्र है स्वतंत्र सृष्टि श्रृंखला, स्वतंत्र घूमते विशाल व्योम में मतंग घर, स्वतंत्र बह रहा मलय पवन तलक सनन सनन, स्वतंत्र क्यों बने न तब समित्र प्रांत केंद्र नर खगेंद्र सा खगोल दुर्विदिन नागपाश कर विषाक्त दिव्य तापसे वितक्त भव्य वेश क्यों जगन्य कुचम उगर रही वसुंधरा विषाद विषगरम गरम विविस्त्र कोटि कोटि जन्म मुर्सु अनहीन है, अकाल काल राहु शेख शांत शांत दीन है, पिनाक डंभ दोष का कराल डाट खोल का ज्वलंत पन पनित्र सा सरोस सांस छोड़ता सुशांति प्रेम में ऐक्य की समस्त अशस्त्र नीतियां अशस्त्र सिद्ध हो रही समस्त शस्त्र नीतियां अभी खत्म नहीं हुई डरावनी महानिशा, अभी क्षितिज विवर्ण है संक है दिशा दिशा फटे जमीन का कुआं भूले दिगंत का धुआं मिटे तिमीर का नशा जले कपूर का दिया विजन कुछ मलान में निशंग प्राण प्राण में क्षितिज जल विमान में सुनील आसमान में जले वितान मुक्ति का उड़े पराग गंध का बजे मृदंग छंद का कीर्ति प्राग मंद का खिले गुलाब बन भुवन अरुण किरण फिरन पहन कछार खेत बागवन पहाड़ कंदरा गहन प्रपंच कालिनी आंजनेय को कशे नहीं प्रभुत्व सत्व वेश से अशक्त को जैसे नहीं। धन्यवाद। महाकवि राम इकबाल साहब सिंह के साहित्य परिषद की तरफ से उनकी चंद कविताओं के साथ और उनके वक्तव्य के साथ आपके सामने आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर प्रभा मोहन। पांडे सर, उप प्रधानाचार्य जी यहाँ उपस्थित हैं और सभी यहाँ के शिक्षक वर्ग और छात्र छात्राओं, सर्वप्रथम मैं राम इकबाल सिंह जी की स्मृति को सादर नमन करती हूँ और सुधांशु जी को इसलिए बधाई देती हूँ कि उन्होंने उनकी कविता का पाठ सुनिश्चित कराया और हम लोगों को कविता की अपनी विरासत से जोड़ा, गीत की विरासत से जोड़ा। आज हिंदी की बात हुई, हिंदी साहित्य की बात हुई, गीत कविता की बात हुई और सर का जो शोध कार्य है वो भी नेपाली जी पर है और उनकी पुस्तक हमें मिली। हिंदी साहित्य एक प्रसंग मैं याद दिला दूं कि हिंदी साहित्य में गीतकारों की बड़ी उपेक्षा की गई। जिन गीतकारों ने मंच में उनको सुनने के लिए लोग हजारों की संख्या में दर्शक उपस्थित होते थे, उसमें नेपाली जी का भी एक नाम है। नेपाली जी के गीत और उनकी एक लंबी परंपरा है, भारत भूषण है, सरोज जी हैं और बहुत सारे कवि, नीरज जी को सुनने हम लोग कानपुर से तो हजारों लोग लखनऊ जाते थे। अगर उनको पता चल जाता था कि लखनऊ में नीरज जी आए हैं तो कानपुर से पूरी एक एक दो दो डिब्बे भर के लोग जाते थे उनको सुनने के लिए। तो ऐसा क्रेज रहा है कविता का और गीतकारों का। उस क्रेज को खत्म कर दिया हिंदी के मंच के कुछ विदूषकों ने। विदूषक इसलिए मैं कह रही हूँ, विदूषक माने आप जानते होंगे, जोकर, जो चुटकुलेबाजी करके मंच पे कविताएं सुनाते हैं और लोग उस पे ठहाके लगाते हैं, सोचते हैं असली कविता यही है। लेकिन कविता असली वो नहीं होती। असली कविता वो होती है जो जीवन से जुड़ी हुई हो। हास्य व्यंग एक विधा है, लेकिन किसी चीज की नकल, चुटकुलों को कविता के रूप में पेश कर देना
वो कविता नहीं है, और कविता की बहुत बड़ी क्षति कर रहे हैं वो लोग। और आज जो मंचों की विश्वसनीयता और एक गरिमा का ह्रास हुआ है, उसका कारण ये तमाम अकवितावादी प्रवृत्तियां और ये विदूषकों ने जो के अखाड़े बन गए मंच, उसका भी योगदान। तो आप हिंदी के विद्यार्थी यदि आप हैं या साहित्य के विद्यार्थी हैं, कोई हिंदी का बहुत बड़ा फलक है, और साहित्य किसी भी भाषा का हो, हमें अपनी भाषा में उसको लाना, अच्छे साहित्य को हमारी ड्यूटी होनी चाहिए, हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तो हमने खुश होकर गाना गा लिया, जब दुखी हैं तो दुख का गाना गा लिया। ये केवल इतना, वो भी साहित्य है, लेकिन केवल वो साहित्य नहीं। साहित्य वो है कि हम अपने सुख दुख से परे होकर उनके समाधान के लिए प्रयास करें। जो हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष को आगे बढ़ाने में उस साहित्य का भी योगदान है। जितने बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, जितने बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले हुए हैं, उनके पीछे साहित्यकारों की भी एक लंबी टीम रही। उनका भी एक संघर्ष, जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन हुआ है, तो उसमें स्त्री पुरुष पत्रकार साहित्यकारों ने सबने भूमिका निभाई। तो हम ये नहीं कह सकते कि साहित्य जीवन को करे या केवल आनंद की प्राप्ति के लिए। साहित्य जीवन के उत्थान के लिए, संघर्ष के लिए प्रेरणा देने वाला एक शस्त्र है, ये हमें जानना होगा। तो साहित्य की विविध परिभाषाओं में हमें अपना साहित्य तलाशना है, जो हमारे आदिवासियों की बात करता है, जो वंचित प्रवंचित सबसे निचले पाए का व्यक्ति है, उसके मतलब यहाँ तक कि पशु पक्षी तक के लिए जो काम करता है, जीव मात्र के लिए जो साहित्य लड़ता है, संघर्ष करता है, उनके अस्तित्व की लड़ाई लड़ने में सहयोग देता है या स्वयं लड़ता है, वो साहित्य ही आज का साहित्य कहा जाएगा। केवल भक्ति रस, श्रृंगार परक, प्रकृति प्रेम या दुनियादारी की सारी चीजें केवल साहित्य नहीं है। साहित्य को इसकी भूमिका आज अपने समय के अनुसार उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। इस बात को साहित्य के विद्यार्थियों को जानना है। और इसमें हम लोग छोटी छोटी लड़ाइयों में फंस जाते हैं। एक और चीज है, ये हालांकि थोड़े जैसे हम विधाओं में करें, जो गजल कहते हैं वो गीत नहीं कहते, जो गीत कहते हैं वो नवगीत नहीं कहते, या जो नवगीत कहते हैं वो फ्री वर्स में नहीं लिखते, और सब एक दूसरे को फॉर्म को लेके लड़ाई, जो विधा को लेके लड़ाई, ये भी गलत है। ये सभी विधाएं साहित्य की हैं, और इसमें जो उच्चतम अच्छे स्तर पे लिखा जाए वो सब साहित्य के दायरे में आता है। इसी तरह विमर्शों का दायित्व है, जैसे स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श या अपने समय का विमर्श, कुछ भी आप कहिए, उत्तर आधुनिकता को भी इन्होंने ला दिया। जब हम लोगों ने वंचित तबके की बात की तो सबसे पहले आया कि गैर बराबरी, वहाँ स्त्री पुरुष की, लैंगिक भेदभाव, नस्लीय भेदभाव। लोकतंत्र एक बहुत बड़ी अवधारणा है। लोकतंत्र में जब से हमारी जो शासन प्रवृत्ति की पहले जो राजतंत्र खत्म हुआ, आप उधर ध्यान न दें, उन्हें अपना काम करने दें। जो राजतंत्र खत्म हुआ, राजाओं का शासन खत्म हुआ, तब हमने किसका शासन आया? कुलीन तंत्र आया। उसके बाद बड़ी मुश्किल से हमने प्रजातंत्र की लड़ाई लड़ी, प्रजातंत्र आया। प्रजातंत्र ने पहली बार कहा कि आम आदमी के लिए शासन होना चाहिए, आम आदमी को उसका अधिकार मिलना चाहिए। दिनकर जी आपके इलाके के ही रहे, पास के, वैसे कोई भी कवि एक इलाके का नहीं है। ये उन्होंने कहा, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, दो राह समय के रथ का, हर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती। तो जब जनता आई तभी जो है लोकतंत्र आया। तो लोकतंत्र की अवधारणा जो है बराबरी के लिए लड़ती है, जो सबको समान समझने का, उससे समान व्यवहार करने का, कई बार जो वो है एक मंत्र देती है। तो जो ये गैर बराबरी है वो कई बार हम विचारों में तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, विचारों में मान लेते हैं कि सब लोग समान हैं। हर धर्म भी कहता है कि सब समान है, ईश्वर ने बनाया है सबको, सभी एक ईश्वर की संतान है, फिर आपस में क्यों हम लड़ मरते हैं? ये हमसे पूछे कोई, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के झगड़े क्यों हो रहे हैं? तो जो कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी का, ये प्रजातंत्र ने उसको मौका दिया है
कि उसको हम चरितार्थ करें, शासन व्यवस्था में वो लाए। लेकिन शासन व्यवस्था में आजकल दुनिया में अधिकांश देशों में लोकतंत्र है, पर लोकतंत्र में भी एक तानाशाही आ गई। उसमें भी दो प्रकार का लोकतंत्र होता है, पूंजीवादी लोकतंत्र और समाजवादी लोकतंत्र, और उसमें भी समाजवादी में भी गड़बड़ हो गई। तो कहते हैं कि मतलब हम आदर्श व्यवस्था की तलाश में, तो हम प्रवंचित वर्ग के लिए साहित्य लिख रहे हैं और उनके लिए ही काम कर रहे हैं, और इसमें हमें रास्ते की तलाश भी है और रास्ता खोजना भी है, निकालना भी है और आगे भी बढ़ना है, और संसार के समाज के कल्याण के लिए आगे बढ़ना है। तो मैं अपनी कुछ कविताओं से बात शुरू करती हूँ। आपको मैंने जो एक कॉन्सेप्ट था साहित्य का वो बताया, अब मैं साहित्य पर ही सीधे सीधे आती हूँ। देखिए, ये इतनी बड़ी सृष्टि है, और सृष्टि में हर जगह मनुष्य ने उस सृष्टि का सबसे ज्यादा उसको समझा है, जाना है, उसका उपयोग किया है। और अभी आपने हमारी गांव में की लड़कियां शीर्षक कविता सुनी थी। अफसर ने आपको बताया था कि स्त्री विमर्श पर मेरा काम है, लेकिन आपको एक बात और मैं बता दूं कि स्त्री विमर्श केवल स्त्री विमर्श नहीं है, माने केवल स्त्रियों के काम की चीज नहीं। स्त्री विमर्श इसलिए उसकी प्रासंगिकता है कि देखिए, जब हम शोषण विहीन और समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं, तो हमें हर प्रकार के भेदभावों के विरुद्ध एक लड़ाई लड़नी होगी। स्त्री विमर्श की लड़ाई भी पुरुषों के सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकती, क्योंकि स्त्रियों ने अपने अधिकार तो पा लिए हैं कि हम नौकरी भी करेंगे। हर क्षेत्र में जो सेना और पुलिस और जहाज उड़ाने से लेके कोई ऐसा काम नहीं है जहां स्त्रियों ने अपनी दखलंदाजी नहीं दर्ज की है। लेकिन उनके अधिकार बढ़ने के साथ साथ उनके कर्तव्य में हिस्सेदारी पुरुष समाज को भी करनी होगी। अगर हम उनके कर्तव्य में हिस्सेदारी नहीं करेंगे तो समाज विकसित नहीं होगा और हम बर्बरता के युग में होंगे। आज स्त्रियों के बढ़ने से जो अनेक प्रकार के जो खतरे दिखाई दे रहे हैं, अनेक दुर्घटनाओं की सूचना आप अखबार में पढ़ते हैं, मैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगी। तो उसके विरुद्ध वातावरण कैसे तैयार होगा जब हम स्त्री को भी एक अपने जैसा इंसान मानेंगे, नॉट ओनली अ सेक्स ऑब्जेक्ट। स्त्री भी एक क्या है, एक मनुष्य है, इंसान है, वो कोई हमारे मनोरंजन का साधन नहीं है। जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि उसमें भी उतनी बुद्धि है, उसको भी उतने ही अधिकार है, उसमें भी वैसी ही संवेदनाएं हैं जो आपके अंदर है, जब हम ये मान लेंगे उस दिन से हम किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकते, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो। अपना छोटा बड़ा पिता के द्वारा पुत्र का, या पुत्र के द्वारा पिता का, छोटे भाई के द्वारा बड़े भाई का, या बड़े भाई के द्वारा छोटे भाई का, ये सारे शोषण कभी अंत होंगे जब हम मनुष्य की समानता को हृदय से आत्मसात करें। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम समानता के दर्शन को या प्रजातांत्रिक अवधारणा को हृदय में स्थापित करेंगे, तभी एक शोषण विहीन समता मूलक समाज की स्थापना होगी। क्या है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। विवाह पर यह आधारित है, जो विवाह के कार्यक्रम होते हैं जिसमें स्त्री पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं, और किस तरह से विवाह दोनों लोगों के लिए एक भिन्न अवधारणा के साथ आता है। इसको देखिए, फेरे साथ लगाए गिनकर हम दोनों, फेरे साथ लगाए मिलकर हम दोनों ने, पर सारे अधिकार तुम्हारे अपने क्यों। फेरे साथ लगाए गिनकर हम दोनों ने,
पर सारे अधिकार तुम्हारे अपने क्यों हैं। जन्म जन्म की दासी मैं हूँ तुम परमेश्वर। आवाज अब ठीक आई ना? ठीक है। जन्म जन्म की दासी मैं हूँ तुम परमेश्वर, सब चीजों के मालिक तुम हो घर या बाहर। सारे रास रचाए मिलकर हम दोनों ने, खंड खंड हो गए हमारे सपने क्यों हैं। फेरे साथ लगाए मिलकर हम दोनों ने, पर सारे अधिकार तुम्हारे अपने क्यों। सदियां गुजर गई धोखे के तिमिर जाल में। सदियां गुजर गई, सैकड़ों साल बीत गए। सदियां गुजर गई धोखे के तिमिर जाल में, अब न रहेगी नई रोशनी किसी हाल में। मिलकर ये संसार बनाया हम दोनों ने, पर सारे व्यापार तुम्हारे अपने क्यों हैं। फेरे साथ लगाए मिलकर हम दोनों ने, पर सारे अधिकार तुम्हारे अपने क्यों। हम जीवन साथी, एक प्रश्न पूछा जा रहा है। हम जीवन साथी हैं, मिलकर कदम बढ़ाएं। सारे छंद विधान सभी सुर मिलकर गाएं। सारे गीत बनाए मिलकर हम दोनों ने, सारे गीत बनाए मिलकर हम दोनों ने। पोथी पर अधिकार तुम्हारे अपने क्यों हैं। फेरे साथ लगाए मिलकर हम दोनों ने, पर सारे अधिकार तुम्हारे अपने क्यों। और आज हम देख रहे हैं समय की दौड़ में साथ साथ हम चले मगर तुम तेज तेज भागे। ये स्त्री एक पुरुष से कह रही है, साथ साथ हम चले मगर तुम तेज तेज भागे। युगों युगों तक रहे भागते थक कर लेट गए। युगों युगों तक रहे भागते थक कर लेट गए। विजय दंभ के स्वप्न नींद की बिस्तर भेंट गए। विजय दंभ के स्वप्न नींद बिस्तर की भेंट गए। और जब धावक खरगोश उठा तो कछुई थी आगे। साथ साथ हम चले मगर तुम तेज तेज भागे। ये आपने इसका वो समझा कि खरगोश चाल और कछुआ चाल। और पता चला कि हम विजय दर्द में हम पुरुष लेट थक जाता है, सो जाता है, आराम करता है और महिला आगे निकल जाती है। जब धावक खरगोश उठा तो कछुई थी आगे। साथ साथ हम चले मगर तुम तेज तेज भागे। मिलकर चलो तुम। अब कहते हैं एक उनकी सुमन राजे जी की कविता थी एक, कि हमारी पीठ पे कोलंबसी यात्राएं नहीं है। हम हमारे पास रसोई है, किचन है, ये सारे क्षेत्र हैं। तो ये अच्छा ही है क्योंकि हमने युद्ध तो नहीं किए, दुनिया में हिंसा तो नहीं फैलाई। उसी बात को देखिए, तुमने युद्ध रचाए हमने तुमको पाला है। तुमने युद्ध रचाए हमने तुमको पाला है। हमने बच्चों को पाला है। तुम बिखराते रहे हाथ में मेरे माला है। स्त्री पुरुष की भूमिकाएं देखिए, पूरक हैं एक दूसरे की। तुमने युद्ध रचाए हमने तुमको पाला है। तुम बिखराते रहे हाथ में मेरे माला है। कौन चाहता है हम तोड़े स्नेहपूर्ण धागे। कौन चाहता है हम तोड़े स्नेहपूर्ण धागे। साथ साथ हम चले मगर तुम तेज तेज भागे। और यहाँ तक कि नाम भी पुरुष का ही होता है, स्त्री का कुछ होता ही नहीं। अब थोड़ा सा कानून बदला है। बेटा वंश तुम्हारा ममता मेरी बेटी है। बेटा वंश तुम्हारा ममता मेरी बेटी है। वो बाजार का सौदागर ये घर की रोटी है। बेटा बेटी की तुलना देखिए किस तरह से की है। बेटा वंश तुम्हारा, कहते हैं मेरा बेटा मेरा वंश चलाएगा। हम लोग यही सोचते हैं ना, लेकिन वंश दोनों ही चलाते हैं। बेटा वंश तुम्हारा ममता मेरी बेटी है। वो बाजार का सौदागर ये घर की रोटी है। तुम तो सोते रहे मगर हम सुबह सुबह जागे।
साथ साथ हम चले मगर तुम तेज तेज भागे, साथ साथ तुम चले मगर तुम तेज तेज भागे। नहाई हम दोनों भोग रहे हैं गाढ़े प्यार की कमाई। असली प्रेम तो वही लोग जीते हैं, असली प्रकृति का आनंद तो वही लोग लेते हैं जो झोपड़ी में। चंदा की चांदनी में झोपड़ी नहाई हम दोनों भोग रहे हैं गाढ़े प्यार की कमाई। उनका सौंदर्य बोध पल रहा किताबों में। पढ़े लिखे लोग तो किताबों से पढ़ते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन असली प्रेम उनको कहाँ मालूम। उनका सौंदर्य बोध पल रहा किताबों में, कोरे आदर्शों में या झूठे ख्वाबों में। हमने तो श्रम करके बांसुरी बनाई, सांसों के स्वर भर के भोर तक बजाई। हमने तो श्रम करके बांसुरी बजाई, सांसों के स्वर भर के भोर तक बजाई। चंदा की चांदनी में झोपड़ी नहाई हम दोनों भोग रहे हैं गाढ़े प्यार की कमाई। अब हमको कुरूप कौन कहता है? हम कुरूप हैं यह भी दृष्टि दोष है उनका। हम कुरूप हैं यह भी दृष्टि दोष है उनका। कागज के फूलों में मन रमता है जिनका। हम कुरूप हैं यह भी दृष्टि दोष है उनका। कागज के फूलों में मन रमता है जिनका। हमने धरती तोड़ी फसल लहलहाई, हमने धरती तोड़ी फसल लहलहाई। देह ने पसीने की पुष्प गंध पाई। हमने धरती तोड़ी, श्रम का सौंदर्य। हमने धरती तोड़ी फसल लहलहाई, देह ने पसीने की पुष्प गंध पाई। चंदा की चांदनी में झोपड़ी नहाई हम दोनों भोग रहे हैं गाढ़े प्यार की कमाई। हम दोनों भोग रहे हैं गाढ़े प्यार की कमाई। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया, आपने इतने ध्यान से सुना बच्चों ने, इसके लिए उनको धन्यवाद। वक्त की मर्यादा होती है, वरन दिल की हर कशिश अभी बाकी है। आपसे बिछुड़ने का जी नहीं करता, लेकिन वक्त इसकी इजाजत नहीं देता है। हम परम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं और करते रहेंगे कि आप दोनों विभूति आज विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, दीर्घजीवी रहें, स्वस्थ रहें और अपनी ऊर्जा से इसी तरह हम लोगों को संचालित करते रहें। पुनः पढ़ाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपके प्रति हृदय से आभार